तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है क्वांटम थ्योरी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों ये एक जो हाइड्रोजन एटम है ये आप इसको क्वांटम में भी पढ़ते हैं और हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में बोर मॉडल अगर पढ़ा होगा ना, ठीक है ना, क्वांटम में भी पढ़ते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ते हैं। ओके, और ये क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट क्या होता है कि एटम होता है, इट मस्ट बी अ सिंपलेस्ट एटम, सबसे इजी एटम माना जाता है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन भी एक होता है, एटॉमिक नंबर भी एक होता है और ये इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। ठीक, तो इसमें होता क्या है, जब मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने जो पढ़ा, स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने जो पढ़ा, स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब समझ रहे हो ना, इसमें स्पेक्ट्रल वगैरह पढ़ते थे, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ते थे आप, लाइमन बाबर पाशन वो सारी चीजें थी। यस सर। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मैंने पढ़ा उसमें क्या सेमी क्लासिकल आइडिया था। सेमी क्लासिकल आइडिया था, क्या था बच्चों, सेमी क्लासिकल आइडिया था। अब सेमी क्लासिकल आइडिया का मतलब क्या था, कुछ आइडिया क्वांटम मैकेनिक्स का था, कुछ आइडिया क्लासिकल मैकेनिक्स का था, इसलिए उसको सेमी क्लासिकल आइडिया कहते थे। कुछ आइडिया क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज होता था, कुछ क्वांटम मैकेनिक्स का आइडिया यूज होता था, ठीक है ना। तो इन बोर मॉडल में आपने देखा, इन बोर मॉडल में क्या कहते हैं, इन बोर मॉडल के स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने क्या करते हैं, एक टर्म आया था एनर्जी का, ठीक है ना। तो जब हम क्या करते हैं एनर्जी निकालने थे उसमें भी एक क्या करते थे, एक टर्म आया था यन। इस टर्म को मैंने क्या कहा था, क्वांटम नंबर कहा था। क्या कहा था, क्वांटम नंबर कहा था, ठीक है ना। ये यन क्वांटम नंबर की आइडिया को क्या करता है, बताता है। तो हम क्लासिकली क्या कहता क्या नहीं, हम वो नहीं, हम क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग हमको इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो बच्चों क्लासिकल और जो क्वांटम है इन दोनों को मुझे सॉल्व करना होता है, क्लासिकल में सॉल्व करना होता है और क्वांटम में सॉल्व करना होता है। अब सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे सॉल्व करना होता है, दोनों में क्या सॉल्व करना होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है हमेशा। जैसे क्लासिकल में न्यूटन सेकंड लॉ को सॉल्व किया था, यह विल बी इक्वल टू डीपी बाई डीटी, इसको सॉल्व किया था तो क्या था, यह में आया था डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेंगे, हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो बनाएंगे। तो अब देखिए इस क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब क्या है, जब हम क्या करेंगे, जब एनर्जी निकालेंगे तो जैसे कि मैं ये कह दूं कि पार्टिकल इन बॉक्स, पार्टिकल इन बॉक्स पढ़ा था ना, पार्टिकल इन बॉक्स, जब पार्टिकल इन बॉक्स आपने पढ़ा था, इसका मतलब ये तो दो टाइप हो सकते हैं, एक 1D में होगा, एक 3D में होगा। तो 1D में होने का मतलब क्या, एन के केवल क्या बोलिए, केवल एक डायरेक्शन है। अगर एक जितने डायरेक्शन होते उतने क्या होंगे, हमारे वेरिएबल होंगे। अगर एक है तो एक वेरिएबल होगा। अगर 3D में होगा, 3 डायमेंशन में होगा, यानी x, y, z। अगर 3 वेरिएबल है तो हमारे कितने क्वांटम नंबर मिलेंगे, 3 क्वांटम नंबर मिलेंगे। चलिए, तो कितने क्वांटम नंबर मिलेंगे, 3 क्वांटम नंबर मिले, ठीक है ना। तो चलिए हम तो हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं आगे। द हाइड्रोजन एटम, क्या हेडिंग थी, क्वांटम थ्योरी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। नेट भी तेज चल रहा है तो कैसे डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। क्वांटम थ्योरी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो हमको 3 डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं और वो डिफरेंशियल इक्वेशन 3 पार्ट में होंगी। तो देखिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो अब देखिए अच्छे से, बहुत लेंदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो लिखिए we know that the electron revolve around the nucleus definite orbit nucleus in definite orbit due to definite orbit in circular path due to centripetal force because without centripetal force circular motion is not possible and we have to calculate the Schrodinger wave equation, calculate the time independent Schrodinger wave equation of the electron and also find three part of the H atom पहला नंबर रेडियल, दूसरा एंगुलर, तीसरा एजीमुथल पार्ट। यही तीनों के तीनों क्या होंगे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन and its solution समझ में आया बच्चों? इसके सॉल्यूशन भी हमें देखने हैं। आगे चलो, अगर हो गया तो मैं आगे चलूं। सर रुक जाइए सर, अभी नहीं। अब देखिए, हमने बताया कि हमारे पास क्या है। तो देखिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डेफिनिट ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है ना? तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, जेड 1 है, यमी कितना है, और यमती कितना है, केजी है, ई पर चार्ज कितना है, नेगेटिव पी कितना है, कॉलम पॉजिटिव इतना है। तो ये जानते हैं आप लोग। अच्छा, तो हमको, मैंने वहां पे लिखा कि हमको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालनी है ना।
सिलेंड्रिकल वेव इक्वेशन हमको क्या करनी, फाइंड आउट करनी। मैंने ये नहीं लिखा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालनी है, किसमें निकालनी है, स्फेरिकल फॉर्म में निकालनी है। किस फॉर्म में निकालनी बच्चों, स्फेरिकल फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी तो V बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ प्रोटॉन है यानी Z हो जाएगा, QP इंटू क्या QE हो जाएगा, पाई कितना R²। तो अगर मैं इसे निकालूं तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Z तो 1 है और इस पर भी चार्ज, इस पर भी चार्ज, तो कितना हो जाएगा -Q² बाई कितना हो जाएगा, सॉरी R² नहीं होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखिए मैं क्या करता हूं, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज क्या होता है, del 2 psi प्लस 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v psi विल बी इक्वल टू 0। अभी तो किसमें है बताइए, एक टर्म में केवल r में है, ठीक, केवल किसमें है, r में है। तो आगे देखिए मैं क्या करता हूं, अभी बच्चों ये r में है, तो बताइए कार्टेशियन में अगर मैं लिखूं तो इसे मैं लिख सकता हूँ डेवर 2 बाई डेवर x प्लस डेवर 2 बाई डेवर y2 प्लस डेवर 2 बाई डेवर z2 लिख सकता हूँ नहीं। तो बताइए डेवर 2 बाई डेवर x2 प्लस डेवर 2 सर बाई एक बार पिछला दिखा दीजिए, डेवर y2 प्लस डेवर 2 बाई डेवर z2, ये क्या हो जाएगा हमारा साई हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर। अब देखो यहाँ मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल की एनर्जी मुझे पता है, ठीक है ना, पोटेंशियल की एनर्जी कितना है पता है, E माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और E² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा R साई विल बी इक्वल टू 0। ठीक, देख लो हो गया। तो अब ये तो कार्टेशियन फॉर्म में था ना, हमको क्या चाहिए, द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन स्फेरिकल फॉर्म। तो बताइए स्फेरिकल फॉर्म क्या होगा, अभी मैंने आपसे बताया था स्फेरिकल फॉर्म का, यानी लैप्लासियन ऑपरेटर मैंने क्या लिखवाया था, बोलिए बताएंगे, याद करो, डेल कितना लिखवाया था, डायरेक्ट मैं लिखूं, देखिए 1/r² डेवर बाई डेवर r² डेवर बाई डेवर r प्लस 1/r² साइन थीटा डेवर बाई डेवर थीटा साइन थीटा डेवर बाई डेवर थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेवर 2 बाई डेवर 5/2। यही था क्या बच्चों, अब ये हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, साई किस में रहेगा, r थीटा और फाई में रहेगा। ठीक, अच्छा ये हो गया ना, मतलब इसी ऑपरेटर की जगह, इसकी जगह मैं रखूंगा। अब ये तो किस में था, अभी तो ये r में था ना, अब r थीटा फाई में हो जाएगा। अब प्लस बताओ क्या लिखूं मैं, बोलो, प्लस यहाँ मैं लिखता हूँ प्लस 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर e प्लस e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r ना, और क्या हो जाएगा साई r थीटा एंड फाई बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारा इक्वेशन मिला
ये क्या हो जाएगा पता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, बोलिए, इन सिलेंड्रिकल फॉर्म, ठीक है ना। दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन spherical form। spherical form, समझ गया ना। ये मुझे वेव इक्वेशन निकालना था, मैंने निकाल लिया। अब हमने बताया 3 पार्ट और निकालना है, और यानी उसका डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे निकालना है, ठीक है ना। 3 डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन एटम के लिए। ओके बच्चों, चलिए पहले की बात करता हूँ। यहां तक समझ में आया सबको, नोट हो गया? यस सर। चलिए मैं आगे चलता हूँ। तो अब देखिए, तो मैं थर्ड लिखा था, तो इसमें क्या करता, सबसे पहले मैं एजीमुथल पार्ट क्या करूंगा, निकालूंगा। कौन था? एजीमुथल पार्ट, रीजन है निकालने का, यानी थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन निकालूंगा। 3 पार्ट निकालने हैं, 3 डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने हैं, तो पहले एजीमुथल पार्ट निकालूंगा। एजीमुथल पार्ट, तो अभी आपने इक्वेशन पढ़ा, इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 दे देता हूं, इसको मैंने 1 दे दिया, ठीक है ना। चलिए, ताकि मुझे बार बार नोट ना करना पड़े। तो बताइए, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल सेपरेबल, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल सेपरेबल, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल सेपरेबल, जो साई है आर कामा थीटा कामा फाई का जो फंक्शन है, ये अनदर फंक्शन में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है ना। ये जो साई है आर थीटा फाई में अकेले फंक्शन है, ये अलग अलग फंक्शन में क्या कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। तो हम फाई को इसमें लिखा आर थीटा और फाई, समझ गया ना। ये साई फंक्शन को मैंने वेरिएबल सेपरेबल लगा के इसको आर थीटा फाई में कन्वर्ट कर दिया, ये कैपिटल में है, समझ गया ना, ये कैपिटल में है, और ये आर थीटा फाई कैपिटल में, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अभी जो इक्वेशन फर्स्ट था उसी में रखेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट यूज करता हूं। तो देखिए क्या है, तो बताइए 1/r² डेवर बाई डेवर आर स्क्वायर, देखिए दो काम मैं एक साथ करूंगा, याद रहे, ठीक। तो देखिए डेवर आर वाई डेवर आर थीटा और फाई प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा डेवर थीटा बाई डी थीटा आर फाई प्लस आर थीटा बाई r² साइन स्क्वायर थीटा और डेवर 2 फाई बाई डेवर फाई 2 प्लस 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर e प्लस e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r और r थीटा और फाई विल बी इक्वल टू 0, ठीक। ये बात समझ में, मैंने क्या किया, किसी को पता चला मैंने क्या किया? यहां से देखो, साई का तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है ना। और मैं साई की वैल्यू क्या रख दिया,
आर थीटा और फाई, नहीं समझे क्या? एक बार और लिखता तो लंबा हो जाता ना, तो स्टेप बढ़ता है, क्या मतलब है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसकी वैल्यू मैंने रख दिया जो वेरिएबल सेपरेबल से है। तो इसमें क्या क्या किया था कि आर थीटा फाई है तो आर इसके साथ रख दिया, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो आर एग्जिस्ट करेगा। इसमें थीटा वाले को अंदर रख दिया क्योंकि ये थीटा का पार्ट था, और ये फाई का पार्ट था, इसलिए फाई के साथ रख दिया। अब मैं इसमें क्या करूंगा बच्चों, मैं क्या करूंगा, आर थीटा फाई से डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा, आर थीटा फाई से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। ठीक, तो अब देखिए तब देखिए बताइए, आर थीटा फाई से जब डिवाइड करूंगा तो क्या करेगा, थीटा फाई कट जाएगा, 1/r इधर बचेगा, इसमें क्या बचेगा, आर फाई कटेगा तो कितना बचेगा नीचे, बोलिए, 1/थीटा बचेगा। जब इसमें कट करूंगा तो 1/फाई नीचे बचेगा, बचेगा ना, इसमें पूरा का पूरा कट जाएगा। आगे लिखूं डायरेक्ट में, बार बार पेज पीछे नहीं करूंगा, ओके? यस सर। हाँ, तो देखते रहना तुम लोग, वो कट हो जाएगा, 1/r, आर स्क्वायर डेवर बाई डेवर आर, आर स्क्वायर डेवर आर बाई कितना, डेवर आर, डेवर आर, और वो कट गया, आर थीटा जो वो फाई थीटा जो था नीचे से कट गया ना, डिवाइड किया तो, मैंने लिखा नहीं क्या, हाँ, डिवाइडेड बाई, यहां लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई आर थीटा फाई इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन डिवाइड कर दिया, ठीक है ना? जब मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा बोलो, आर स्क्वायर डेवर आर बाई डी आर, तो प्लस कितना हो जाएगा बताओ, 1/थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा डेवर बाई डेवर थीटा साइन थीटा और डेवर थीटा बाई डेवर थीटा। इतना सही है ना, इतना, ये कैपिटल में है, कैपिटल वाला है ये, तो देखते रहो गलत ना होने पाए, सही है, आप लोग भी देखते रहिए। यस सर। 1/फाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या लिख दूं, डेवर 2 फाई बाई डेवर फाई प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर बाई 4 पाई अब सालन नॉट इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई ना? ये नहीं दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूं अच्छे से, प्लस कितना हो जाएगा, 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर बाई 4 पाई अब सालन नॉट इंटू आर बराबर 0। और इधर वाला तो आर फाई थीटा सब कट गया, ओके? सर वहाँ फाई स्क्वायर होगा। कहाँ पे, यहाँ पे ना, हाँ, यहाँ पे फाई स्क्वायर होगा, ठीक। अच्छा, अब बताए मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इन अबव इक्वेशन। अब इसी में इतने का क्या करूं, मल्टीप्लाई करूंगा। देखो जब मल्टीप्लाई करूंगा, देखो आर स्क्वायर इसमें कट जाएगा, इसमें क्या करेगा, साइन कटेगा, एक साइन बचेगा, ठीक है ना, और इसमें पूरा कट जाएगा। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, लिखूं, तो अब देखिए इसमें डिवाइड करता हूं, तो देखिए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा, आर स्क्वायर डेवर 2r बाई डेवर आर स्क्वायर प्लस साइन थीटा
बाई थीटा, देखो दोनों कट जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड करो, एक कटेगा एक बच जाएगा ना, डेवर बाई डेवर थीटा, ये कैपिटल थीटा है ये, ठीक, और साइन थीटा, डेवर थीटा बाई डेवर थीटा प्लस 2m आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई एच क्रॉस स्क्वायर और e प्लस ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और मैंने क्या किया पता है, ये वाला टर्म जब इसमें डिवाइड करूंगा ये पूरा टर्म कट जाएगा ना, और इसको मैंने उठा के क्या कर दिया पता है, मैंने इधर भेज दिया, -1/5 कितना, डेवर 2 फाइव बाई डेवर 5 2, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब बात समझ में आई, हमको बच्चों निकालना क्या पता, एजीमुथल पार्ट, तो एजीमुथल पार्ट में देखिए रेडियल पार्ट में क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, एंगुलर पार्ट में थीटा आना चाहिए, एजीमुथल पार्ट में फाई आना चाहिए, तो मैं आर थीटा को हटाना चाह रहा हूँ, केवल फाई मिलाना चाह रहा हूँ इक्वेशन को, ओके ना, इसीलिए इतना ऐसा किया मैंने, देख लो कहीं कुछ छोटा तो नहीं, दिस इनटू दिस 2m r स्क्वायर सही है ना, तो चलिए अब देखिए ये इक्वेशन कब सही हो सकता है, दिस इक्वेशन इज करेक्ट if both side are equal to सेम कांस्टेंट, दोनों साइड कब बराबर हो सकते हैं, अगर दोनों का कांस्टेंट क्या आ जाए, सेम आ जाए, ठीक है ना, तब मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए द फंक्शन ऑफ r कामा थीटा is equal to the function of phi only, मतलब आर थीटा जो दो अकेले फंक्शन है किसके बराबर है, अकेले फाई के बराबर, देखिए इधर वाले आर थीटा में है, इधर क्या फाई अकेले है, ठीक है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे अपने से, ठीक है ना, तो देखिए मैंने तब क्या लिखा, एफ आर कामा थीटा जो फंक्शन है किसके इक्वल हो जाएगा, अकेले फाई के इक्वल हो जाएगा, और इसी को मैंने यम स्क्वायर लेट कर लिया, से मतलब अपने से लेट कर लिया, ठीक है ना। अच्छा अब चलिए, अब इधर मैं क्या कर सकता हूं, तो बताइए, अब दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए कि नहीं, बोलिए, यानी ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट इक्वल हो गया कि नहीं, तो हम यम स्क्वायर तीनों को लिख सकता हूं, यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर, ये सबको मैंने यम स्क्वायर के इक्वल मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं एक को माना, यानी इसके बराबर यम स्क्वायर, इसके बराबर यम स्क्वायर, तो हमको इसकी जरूरत नहीं, हमको इसकी जरूरत है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है ना, यानी -1/5 डेवर फाई विल बी इक्वल कितना, एम स्क्वायर, ओके बच्चों, ठीक। अब यहां से मैं क्या लिखूंगा, देखिए डेवर फाई बाई डेवर फाई 2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है ना, तो अगर मैं इसको इधर लाऊं डेवर फाई 2, अच्छा एक बात और मुझे बताना था, मुझे एक बात और बताना था, ये बताना था कि हमारा 1 मिनट, तो ये डेवर फाई 2 प्लस एम स्क्वायर फाई बराबर 0, तो जब मैंने इसको इतना कर दिया, यही हमारा क्या है, ये एजीमुथल पार्ट है, दिस इज द क्या बच्चों, दिस इज द एजीमुथल पार्ट,
एजीमुथल पार्ट, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल गया, अभी दो और चाहिए। एक फाई के फॉर्म में मिला, दूसरा आर के फॉर्म में, तीसरा क्या थीटा के फॉर्म में। एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, यही हमारा क्या एजीमुथल पार्ट है। अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन, सोल्यूशन तो सब लोग जानते हैं। solution of this differential equation, this differential equation is, क्या है बताइए। तो हम क्या लिखते हैं, अगर ये लिखा हुआ है सही लिखा है ना, ये इधर चला जाएगा, सही है। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका सॉल्यूशन बताइए मैं क्या लिख सकता हूँ। तो टेबर 2 फाई बाई डेवर फाई 2 प्लस कितना यम फाई यम स्क्वायर फाई, मैं कुछ भूल जा रहा हूँ, हाँ सही है, विल बी इक्वल टू 0। तो इसे बताइए सॉल्यूशन करूँ तो ये क्या लिखूं, डी स्क्वायर फाई मैं लिख दूं प्लस यम स्क्वायर फाई लिख दूं, यही बताइए, यही इज मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर, सॉरी अब तो हम यम स्क्वायर ले ही चुके हैं, तो यम स्क्वायर क्यों लेंगे बार बार, हम डी के ही फॉर्म में लिखते हैं। तो ई डी स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, और फाई तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 तो इसे होना पड़ेगा ना। तो डी स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर बराबर कितना 0 हो जाएगा। तो यहां से बताइए आप लोग, डी विल बी इक्वल टू कितना प्लस माइनस आई एम हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस आयटा कितना हो जाएगा, एम आ जाएगा। अब बताइए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाई बराबर ए ई की पावर आयटा एम स्मॉल फाई, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये अभी पहले पार्ट का था बच्चों, ये किस पार्ट का था, पहले पार्ट का। हम माइनस वाला टर्म नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि मैं वो क्या कहते हैं पोटेंशियल वैल्यू नहीं पढ़ा रहा हूँ कि कभी कभी दो वैल्यू आता है ना, तो प्लस वैल्यू क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ओके ना जी। तो ये हमारा एक सोल्यूशन मिल गया। अब ये सोल्यूशन जब मिल गया हमको, तो बताइए जो यम है ये क्या है पता है, बोलिए यम क्या है, यम इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यम इज द क्या है बताइए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है 0 कामा प्लस माइनस 1 कामा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट, इतनी वैल्यू हो सकती है। अच्छा, अब ये जो मैंने सॉल्व किया तो ये तो नॉन नॉर्मलाइज्ड है, नॉन नॉर्मलाइज्ड है। अब इसे नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में भी प्रूव करना पड़ेगा, तो इसे मैंने 1 दे दिया। तो बताइए कंडीशन अप्लाई करिए, नॉर्मलाइज करना हमको, कैसे करूंगा, अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। नॉर्मलाइज्ड कंडीशन क्या कहता है, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बोलिए क्या कहता है, साई साई स्टार डी एक्स विल बी इक्वल टू कितना, बोलो भाई 1 होता है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसी की वैल्यू मैं क्या करूंगा पुट करूंगा, लेकिन यहाँ मैं यक्स लिखूं कि कुछ और लिखूं, क्या लिखूं, अरे यहाँ यक्स होता था तो यक्स लेते थे, यहाँ फाई है तो मैं फाई लूंगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। बहुत लेंदी है, याद रहे, घबराइएगा नहीं। तो बताइए, अभी ए स्क्वायर में बाहर ले लेता, अभी कैसे ले लोगे, पहले वैल्यू तो पुट कर दो। चलिए तो मैं क्या करूंगा, 0 to 2 पाई, रेंज क्या है फाई की कितनी होती है, अभी मैं पहले से बताया, आर की कितना 0 to r होती है, थीटा की कितनी होती है 0 to पाई होती है, फाई की कितनी है 0 to 2r होती है। अभी वॉल्यूम निकालना बताया था ना मैं, भूल गए,
तो बताइए, तो साई स्टार की वैल्यू क्या रखूं? साई की वैल्यू ऐसे लिख देता हूं, ए ई पावर आइटा एम फाई इंटू ए स्टार ई की पावर कितना लिखूं? माइनस आइटा एम फाई, कंजुगेट करूंगा ना तो डी फाई बराबर 1। इसे मैं बाहर लूंगा तो मॉड में लिख सकता हूं दोनों को, 0 to 2 पाई, और इसकी वैल्यू ई पावर कितनी हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डी फाई विल बी इक्वल टू 1 मॉड ए स्क्वायर। केवल कितना बचेगा बताइए? केवल और केवल क्या हो जाएगा? 2 पाई डी फाई बराबर 1। अब बताओ, इसका इंटीग्रेशन तो हमको भी आता है, तो मॉड ए स्क्वायर इंटू कितना? 2 पाई विल बी इक्वल टू 1। तो ए विल बी इक्वल टू कितना आएगा पता है? 1/2 पाई रूट में ना। अब इसकी वैल्यू ए में उठा के रख देता हूं। द वैल्यू ऑफ ए पुटिंग इन इक्वेशन ए, द वैल्यू ऑफ ए पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट ए। ठीक, जब मैं ए में रख दिया तो हमारा जो फंक्शन है फाई था और ए था, ये यही था ना, लिख देता हूं पर ए ई की पावर आइटा एम फाई ना, तो फाई विल बी इक्वल टू की वैल्यू आ गई 1/√2 पाई और ए सॉरी ई की पावर आइटा एम फाई, ये हो गया हमारा। कोई दिक्कत? ये जाके हमारा रिजल्ट आया, पहले पार्ट का सॉल्यूशन आया। इसका सॉल्यूशन थोड़ा इजी था, मैंने कर दिया। दूसरे तीसरे पार्ट का डायरेक्ट आंसर लिखूंगा उसका, ठीक है ना। तो बच्चों आगे चलो, लिख लिए? यस सर। चलिए मैं आगे चलता हूं। अब मैं सेकंड की बात करता हूं। तो चलिए, आपने ये इक्वेशन देखा, देखिए वी नो दैट। आपने ये इक्वेशन देखा, देखिए मैं लिखता हूं, अभी एजीमुथल के लिए निकाला था, साइन स्क्वायर थीटा बाई कैपिटल आर डेवर बाई डेवर आर आर स्क्वायर डेवर बाई डेवर आर प्लस साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा? थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेवर थीटा बाई डेवर थीटा प्लस कितना था? 2m आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना था? एच क्रॉस स्क्वायर, और क्या था बच्चों? ब्रैकेट में ई प्लस कितना था? ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यही था ना, बराबर कितना था? माइनस बराबर माइनस 1/5 डेवर 5 बाई डेवर 5/2, यही तो था ना, याद करो। अच्छा, अब हम ये दूसरा पार्ट निकालेंगे। हम जो हमारा ये पार्ट होगा, ये होगा हमारा रेडियल पार्ट होगा, ये रेडियल पार्ट निकालूंगा, रेडियल पार्ट निकालूंगा, ठीक है ना। रेडियल पार्ट निकालने का मतलब थीटा और फाई को मुझे क्या है? हटाना है। थीटा और फाई को हटाना है, आर में इसको रखना है हमें। तो अब देखिए, हम पूरे सिस्टम में साइन स्क्वायर थीटा से मैं क्या कर देता? डिवाइड कर देता, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इन एबव इक्वेशन, एबव इक्वेशन, जस्ट एबव इक्वेशन में डिवाइड कर दे। तो बताओ, जब डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा, ठीक ना। तो देखो 1/r, क्यों डिवाइड कर रहा? थीटा को हटाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक ना। डेवर बाई डेवर आर
आर स्क्वायर डेवर आर बाई कितना हो जाएगा, डेवर आर प्लस 1 बाई साइन थीटा और थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेवर थीटा बाई डेवर थीटा प्लस 2m आर स्क्वायर, साइन स्क्वायर कट गया, बाई एच क्रॉस स्क्वायर और E प्लस कितना हो जाएगा, E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बराबर मैं इस पूरे टर्म को पहले से ही क्या माना था, एम स्क्वायर, याद आ रहा है ना। तो अब हम ये लिख के नहीं, ये हम क्या करेंगे, हम रख लेंगे हम एम स्क्वायर बाई कितना, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये पहले से मैंने इसको इसके बराबर एम लेट किया था, याद है ना, एक कांस्टेंट के रूप में। तो मैं ये रख लूंगा यहाँ पर। हमको आर वाला पार्ट चाहिए, तो आर वाले पार्ट को छोड़ दो, बाकी सारे पार्ट को क्या कर देते हैं, हम उधर साइड भेज देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कौन कौन पार्ट इधर रहने लायक है। एक तो ये रहने लायक, ये पूरा आर में है, ये पूरा आर में है, ये थीटा में है। ओके, फाई तो पहले से गायब है, इसको मैं यही रखता हूं, इसको उधर भेजता हूं। एनी प्रॉब्लम किसी को, 1 बाई आर डेवर बाई डेवर आर, डेवर बाई डेवर आर, आर स्क्वायर डेवर आर बाई डेवर आर प्लस, इसको लिखा, इसको लिखूंगा 2m आर स्क्वायर बाई कितना, एच क्रॉस स्क्वायर 2m आर स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर लिखा, E प्लस E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर लिख दिया बच्चों। अब देखिए मैं क्या करूं, अब मैं उसको उधर ले जाता हूं, ठीक है ना। तो देखिए एम स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा है ही, जब मैंने इसको ले गया 1 बाई थीटा साइन थीटा डेवर बाई डेवर थीटा और क्या हो जाएगा, साइन थीटा डेवर थीटा बाई डी थीटा। ये पार्ट इधर आ गया। एनी प्रॉब्लम किसी को। अच्छा अब देखिए ये पूरा हमारा रेडियल पार्ट बचा, देखिए सब में आर है ना, ये सब में आर है और सब में थीटा है। यहां से हम एंगुलर पार्ट निकाल लेंगे, इसमें क्या है, रेडियल पार्ट निकालेंगे। तो रेडियल पार्ट हमको निकालना है, तो देखिए दिस इक्वालिटी required that both side are equal to constant। मैं फिर से कांस्टेंट ले लूंगा, इसके बराबर एक कांस्टेंट ले लूंगा। वो कांस्टेंट हम क्या लिखेंगे, यल स्क्वायर प्लस यल, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यल प्लस कितना 1। इसे मैं से कह देता हूँ, से मतलब अपने से मैंने लिया। तो अब बताइए इसके बराबर ये लिख सकता हूँ, इसके बराबर भी लिख सकता हूँ। तो बताइए मैं आगे चलता हूँ, देखिए आगे। तो अब देखें हम लोग लिखते क्या है, 1 बाई आर डेवर बाई डेवर आर, आर स्क्वायर डेवर बाई डेवर आर प्लस 2m आर स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर E प्लस E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R विल बी इक्वल टू क्या लिख दूं, दोनों टर्म के बराबर लिखा, कहा था ना, इसके बराबर ये लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया। तो बच्चों एक बात बताऊं, ये जो मेरा इक्वेशन आया ये क्या है, दिस इज द क्या, रेडियल पार्ट। ये क्या है बच्चों, रेडियल पार्ट है। दिस इज द रेडियल पार्ट, दिस इज द रेडियल पार्ट, रेडियल पार्ट। ये हमारा क्या है, रेडियल पार्ट है, ठीक है ना। ये हम लोगों का क्या मिल गया, रेडियल पार्ट मिल गया।
एनी प्रॉब्लम किसी को? अब बताइए, इस रेडियल पार्ट का जैसे मैं वहां क्या किया था, एजीमुथल पार्ट निकाला था, उसका सोल्यूशन तो आसानी से हमको मिल गया था ना, लेकिन इसका सोल्यूशन इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो अब करने भी जाऊंगा तो बहुत लेंदी जाएगा। एग्जाम में आप ऑफकोर्स एजीमुथल पार्ट पहले निकालें, उसका सोल्यूशन निकालें, उसके बाद रेडियल और जो हमारा क्या है एंगुलर पार्ट है उसका सोल्यूशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है, ठीक है ना, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। तो अब देखिए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन लिखता हूं। सोल्यूशन ऑफ द रेडियल पार्ट, रेडियल पार्ट का मैं सोल्यूशन डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं। ये मैं लिखूं आर लिखूं, भाई रेडियल पार्ट है तो आर लिखूंगा। देखिए 2z बाई एन ए नॉट, ए नॉट कोई कांस्टेंट है, ए नॉट पावर 3 मैंने लिखा n माइनस यल माइनस 1 फैक्टोरियल मैंने लगाया डिवाइड बाई 2n n प्लस यल फैक्टोरियल, ये मैंने इस पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और क्यूब लिखा, और पावर में मैंने लिखा इसके हाफ लिखा, ठीक, पावर हाफ लिखा। इतनी बात समझ गए ना। 2z n a क्यूब नॉट पावर क्यूब n माइनस यल माइनस 1 फैक्टोरियल 2n n प्लस 1 फैक्टोरियल का क्यूब, और e की पावर माइनस जेड आर बाई n a नॉट ब्रैकेट में 2zr बाई n a नॉट, और ये 2l प्लस 1 और n प्लस यल 2zr बाई n a नॉट, ठीक, ये नॉट। तो अब देखो तो ये चीज हो जाएगा हमारा, सर ये ए के सर ये सब ई के पावर में है। हाँ हाँ ई के पावर में है, हाँ ये केवल इतना पावर में, ये साइड में, ठीक है ना। तो इतना बड़ा सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब इतना बड़ा सोल्यूशन करने जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार फिर से मिला लेता हूँ। सही है। और बच्चों ये जो है हमारा, ये जो है क्या कहते हैं, ये जो है ये क्या होता है पता है, लेगोरी पॉलिनोमियल होता है, कुछ लोग लगरे भी कहते हैं, लगरे पॉलिनोमियल, लगरे पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, लगरे पॉलिनोमियल होता है। ओके लगरे पॉलिनोमियल, ये सॉल्यूशन आपको यहां तक करना होगा, ठीक। एनी प्रॉब्लम? यदि हो गया हो तो मैं आगे चलूं। चलिए अब मैं एंगुलर पार्ट देखूंगा। एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट जब मैं देखूंगा, आपने देखा इससे पहले वाला इक्वेशन कृपया देखें आप लोग, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, मैंने इसके बराबर ये लेट किया हूं, ठीक है ना,
तो ये इसमें पूरा एंगल ही तो है ना, इसमें देखो एंगल ही तो है ना, और कोई टर्म नहीं है ना इसमें भाई। इसके बराबर ये लिया था, इसके बराबर ये नहीं लिख सकता हूँ फिर से ना। तो यहां से देखना तुम लोग लिखो फिर बताना क्या आया है। क्या आया था, एम स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा बाई डेल थीटा बराबर क्या था, यल प्लस 1। सिंपल है ना। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई कैपिटल थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा कट जाएगा 1 बाई साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा और साइन थीटा डेल थीटा बाई डेल थीटा माइनस, इसमें मल्टीप्लाई भी करूंगा ना, मल्टीप्लाई करके इधर लाता हूं, थीटा यल प्लस 1 हो जाएगा, यल प्लस कितना हो जाएगा, यल प्लस 1 हो जाएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए मैं इसको सिस्टम से लिख लेता हूं, तो देखना पहले इसको लिखता हूं 1 बाई साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा बाई डेल थीटा प्लस मैंने क्या लिखा, ये मैंने माइनस कॉमन लेके उधर भेज दिया, तो पहले ये हो जाएगा हमारा, तो देखो यल प्लस 1 माइनस ये लिखूंगा माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बाहर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0। यही वो पार्ट है जिसे हम लोग एंगुलर पार्ट करेंगे, दिस इज एंगुलर पार्ट, दिस इज एंगुलर पार्ट। मतलब 3 डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ना, ये तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एंगुलर पार्ट है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, नोट हो गया, आई थिंक हो गया होगा ना। द सॉल्यूशन ऑफ एंगुलर पार्ट इज, तो इसे भी मुझे याद रखना होगा, थीटा बराबर तो देखिए 2l प्लस 1 बाई 2 यल माइनस मॉड m का फैक्टोरियल डिवाइड बाई यल प्लस मॉड m का फैक्टोरियल, और यहाँ pl लिखा मैंने, और इस पर पावर कितना m है और cos थीटा है। ये सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ये सॉल्यूशन हम लोगों को मिलेगा, और ये जो p है इसे बोलते हैं लीजेंडर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों, लीजेंडर पॉलिनोमियल, लीजेंडर पॉलिनोमियल। लोग क्या मिलेगा, लीजेंडर पॉलिनोमियल। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे पता है इसमें,
हम लोग रिकर्सन फार्मूला निकालते थे ना, रिकर्सन फार्मूला, ठीक है ना। अब इतना लेंथी हो गया कि हम लोग रिकर्सन फार्मूला नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, नहीं तो बहुत लंबे में चले जाएंगे। तो हम देखिए उसको के बराबर 1 एक बार बता दिया था ना, बस वैसे निकालेंगे आप लोग। के प्लस 1 नहीं है, यल है। के प्लस कितना हो जाएगा, यल प्लस यल माइनस लैम्डा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, के प्लस 1 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2l प्लस के प्लस 2 हो जाएगा और ए के। इस टाइप का आपने निकाला था क्या, याद करिए ना। यस इससे पहले तो यहाँ भी ऐसे Yes. मैं इससे पहले मैं पढ़ चुका, इसका मतलब हमको आता है। यहाँ के क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर, मतलब जैसे वहां n नहीं लिए थे, इसलिए यहाँ इंटीजर के लिया हूं, क्योंकि यहाँ n क्वांटम नंबर जब आएगा ना तो दोनों मिक्स हो जाएगा ना, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिया, के लिया। ओके बच्चों, तो अब यही इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम एनर्जी निकालते थे ना। तो एनर्जी बस खत्म होने वाला है, आज झेल लो बस। आइगन वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम, देखो ये सब चीज मैं डायरेक्ट करा रहा हूं ना, ये सब भी कराता तो और लंबा जाता। ओके, तो आप जानते हैं कि क्या कहते हैं कि वैल्यू निकालने के लिए रिकर्सन फार्मूला कितना होना चाहिए, मस्ट बी 0 फॉर द आइगन वैल्यू रिकर्सन फैक्टर मस्ट बी रियल और 0 ना, रियल और 0, यही तो बताया था ना, यानी a के प्लस 1 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब हम क्या लेते हैं, k प्लस कितना, यहाँ 1 रहेगा, ठीक ना। तो k प्लस 1 यल माइनस लैम्डा बराबर 0, और लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, k प्लस यल प्लस 1 इसी को मैंने यन कह दिया से, ठीक है ना, इसी को यन कह दिया। अब जब इसको सॉल्व करते इसकी ढेर सारी वैल्यू आती, तो लैम्डा की वैल्यू जब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ईएन एनर्जी जब आती है हमारी ऐसे आती है, म्यू जेड स्क्वायर ई पावर 4 बाई 2h क्रॉस स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर यन है, तो ई एन विल बी इक्वल टू म्यू जेड स्क्वायर ई पावर 4 2h क्रॉस स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ठीक। ये हमारी एनर्जी हो जाती है। बच्चों यम क्या है पता है कि नहीं, म्यू क्या है, म्यू इज द रिड्यूस मास। यम आता था ना, रिड्यूस मास मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 1/m1 प्लस 1/m2 बराबर 1/म्यू, याद आ रहा है क्या आपको, क्योंकि वहां न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की मास है ना, तो इन दोनों के बीच का रिड्यूस मास लिया जाता है। आगे पढ़ाऊंगा मैं एटॉमिक में, ठीक है ना, इसे समझ के नहीं। तो इस पूरे को सॉल्व करने पर उसकी जगह म्यू रख दूंगा मैं। अरे आप लोग ऐसा लिखे होंगे ना, m1 m2 बाई क्या m1 m2 1/म्यू, यानी म्यू विल बी इक्वल टू m1 m2 बाई कितना m1 प्लस m2, याद आ रहा है क्या, भूल यस जाते हैं। सर। हाँ, तो रिड्यूस मास है। तो एनर्जी का भी यहाँ क्या हो गया, हमारा यूज हो गया। तो अब देखिए, अब एनर्जी के बाद हम क्या करते हैं, अब उसी सबको कंबाइंड करता हूँ, ठीक है ना, जो मैंने अभी पढ़ा। तो बस 5 मिनट और दीजिए। तो अब देखें इधर, हमने जो सारी चीजें पढ़ा, देखिए कंप्लीट वेव फंक्शन, कंप्लीट वेव फंक्शन देखिए। तो बताइए जो साई था,
NLM, 3 टर्म में लिखा, 3 क्वांटम नंबर, ठीक है ना, यानी कितना r, थीटा और फाई में लिखा, ठीक है ना। ये कितना आया, r आया ना, r आया, और थीटा थीटा में आया, और फाई फाई में आया। ये तीनों वैल्यू निकाला था। तो जब मैं इसको कंबाइंड करूंगा, याद रहे, मतलब टोटल अगर कंप्लीट वेव फंक्शन जब मैं निकालूंगा बच्चों, याद रहे यहाँ पे r का सोल्यूशन रखूंगा, थीटा का सोल्यूशन रखूंगा, फाई का सोल्यूशन रखूंगा, तीनों को मल्टीप्लाई करो, आप सोच सकते हो कितना लंबा जाएगा। इसी का एक सिंपल क्या कहते हैं रिलेशन है, जो 2 पाई और 1 पर आइटा एम फाई आया, बाकी सबका कितना लेंदी है ना। तीनों को एक साथ हम लिखेंगे, तो यहाँ मैं नहीं लिखने वाला, ठीक ना, तो मैं बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, तो नहीं लिखेंगे, ठीक। अगर लिखना हो तो साइड में आप लिख सकते हैं, क्या कहते हैं कि तो तो जैसे कि क्या कहते हैं कि फाई बराबर कितना आया था, 1/√2 पाई, ना लिखूं, जानते हैं ना सब आप लोग, पीछे क्यों फिर से वही लिखवाएंगे मेरे से ना। तीनों की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, तभी क्या कर जाएगा, हमें हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट वेव फंक्शन आ जाएगा। अब ये कंप्लीट वेव फंक्शन निकालने के लिए आपको एक काम करना होगा। देखिए इधर क्या होगा, तो हमारे पास कितने क्वांटम नंबर आए, 3, n, l और m, तो तीनों में n, l, m दिखेगा आपको, फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो सब में n, l, m दिखेगा। तो देखिए मैं एक टेबल बनाता हूं, एक टेबल में बनाता हूं, दिख रहा ना सबको। देखिए यहाँ n है, l है, m है, और यहाँ क्या स्टेट है, क्या है, स्टेट है, यहाँ आइगन फंक्शन है, आइगन, यहाँ आइगन फंक्शन है, ठीक है ना। चलिए जब n क्या होगा, 1 होगा, ये 0 0, तो स्टेट कहाँ जाएगा, 1 यस में जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो 1 0 0, देखो 1 0 0, तब अब तीनों को जब मल्टीप्लाई किए होंगे तो सॉल्व करने पर हमको इतना मिलेगा, पाई z/a0 3/2 e⁻z/r/a0। समझ में आ क्या, अब देखो, नहीं समझ में आ, थोड़ा लेंदी है इसलिए एक साथ नहीं हो पा रहा है ना। जब n को 2 रखेंगे और l m को 0 रखेंगे तो स्टेट कौन सी आएगी, 2s आएगी। इसको क्या लिखेंगे, 2 0 0, कितना हो जाएगा, 1/4 रूट में पाई, और z बाई कितना a0, कितना आ जाएगा 3/2, e की पावर कितनी, इसमें कितना आएगा बच्चों, 2 - z/r/a0, और e की पावर -z/r/a0। अगर मैं क्या 2 को 2 लिया, n को, इसको 1 लिया, इसको 0 लिया, तो कितना है 2p में आएगा, तो साई 210, तो 1/4 रूट में पाई z/a0 3/2, और क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस z/r/y कितना हो जाएगा, 2a0 r cos थीटा, ठीक है ना। ठीक, अगर मैं इससे क्या करूंगा, 2 ले लूं, 1 1 ले लूं, तो किस में जाएगा, 2p में ही जाएगा। साई कितना हो जाएगा, 2 1 1 आएगा, बराबर 1/4 1/4
रूट में पाई और z बाई ए नॉट 3/2 e की पावर माइनस जेड आर बाई 2a नॉट साइन थीटा e की पावर आयटा फाई। ये कंप्लीट वेव फंक्शन हो जाएगा। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। सर इसे किस बेसिस पे लिखे हैं समझ नहीं आया। आइगन फंक्शन ये आइगन फंक्शन। हाँ देखिए आप क्या हाँ करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, ये निकाला हूं, ये निकाल चुका हूं, ये निकाल चुका यस हूं, सर। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके बराबर आएगा ना। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें इस आर वाले में आर का भी सोल्यूशन निकाला हूं, देखेंगे नहीं सोल्यूशन, थीटा का भी देखो, फाई का, यस तीनों सर। को जब मल्टीप्लाई करूंगा, अब यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत लेंदी आ जाएगा, हो जाएगा यार, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ये थोड़ा आपको याद जैसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। नहीं तो आप हिम्मत पड़े तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब हम क्या करते हैं, ये स्टेट लिखे 1 0 0 जानते हो, यन 1 है तो 1 यस में ही जाता है। तो उस फार्मूला में ये यन यल यम की वैल्यू जब रखोगे तो कितना हो जाएगा, साई 1 0 0 ये वैल्यू आएगी, ऐसे ये आएगी, ऐसे मतलब कि ये। जो मल्टीप्लाई के बाद फार्मूला आएगा उसमें। हाँ हाँ, ये कंप्लीट वेव फंक्शन है ना यार, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर सकते हैं, कर लेंगे लेकिन बहुत लेंदी अच्छा, हो जाएगा ना। तो अब ऐसे ठीक है। देख लीजिए, ये क्या कहते हैं, एक तो ये इसमें यल है यम है कि नहीं, जब यस सर। वैल्यू रखोगे तो सॉल्व होगा। इधर देखो क्या कहते हैं, इसमें भी देखो यन है यल है, सॉल्व करोगे। और यहाँ क्या है, यहाँ पर देखो इसमें यम है, अब समझ गए नहीं। यस सर। तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आइगन फंक्शन आएगा। ओके, इतना लंबा नहीं है कि तो रिजल्टेंट आप लिख देते ना मल्टीप्लाई का तो सही रहता। रिजल्टेंट लिख दूं। हाँ मल्टीप्लाई करके जो आएगा इनका रिजल्टेंट वो। हाँ हाँ हाँ, वो होगा, वो फंक्शन बनेगा। अब वो तब फिर फंक्शन, ये सिंपल हो जाएगा एनएल रखने पे। हाँ हाँ, तो इसे मल्टीप्लाई कर सको तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उसे रिजल्टेंट वेव फंक्शन नहीं लिखेंगे, कंप्लीट वेव फंक्शन लिखेंगे। वही मतलब कि मल्टीप्लाई का रिजल्ट। हाँ, अब बात समझ में आई ना सबको। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत लेंदी था, ठीक है ना। तो यहाँ ये समाप्त हुआ, कल से छोटे छोटे टॉपिक चलेंगे। कल चलेगा एटॉमिक मॉलिक्यूल, एटॉमिक फिजिक्स चलेगा, ठीक है ना। एटॉमिक फिजिक्स, वही लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड, ये सब सीरीज वगैरह पढ़ेंगे, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ओके ना, चलिए आज यहीं तक रखता हूँ।